स्ट्रॉन्ग सेटअप और मजबूती हरियाली इंडेक्सेस में बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स, छोटे मझोले शेयर्स हो चाहे फिर लार्जर कंपनियां हो, आज का सत्र धुआंधार दमदार नजर आ रहा है। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी शरद दुबे और अभिषेक सत्यवतम जुड़े हुए हैं। और भारतीय बाजार के लिए आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहने वाला है, ये सब कुछ आपके सामने हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। ऑन दी शो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, बाजार की चाल एक एक कर आपके सामने रखेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजी, बिग बाजिंग मोमेंटम और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल भी जुड़ेगी, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त बाजार में तेजी का दौर है और अच्छा खासा एक्शन आज सुबह लग रहा था। कई सारे ब्लॉक डील्स है जिसके चलते बाजार में कंसर्न चैलेंजेस नजर आ सकते हैं, लेकिन बाजार ने स्मार्ट मूव दिखाया। अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज इस वक्त देखने को मिला है। 24,620 के लेवल्स पर दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ 75 अंकों की मजबूती यहां पर आप देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी तेजी की चाल हम देख रहे हैं, निचले स्तरों से वहां पर भी रिकवरी और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन। आइए ऑन द शो आने वाले 1.5 घंटे में क्या कुछ आपको हम दिखाने वाले हैं, वो सब कुछ आपके स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपको बताएंगे कि वायदा बाजार में एफएनओ ट्रेड्स किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स जब जुड़ेंगे उनसे हम क्लोजिंग ट्रेड्स में टेक्निकल नजरिया बाजार का जानेंगे। ऑप्शन के चैंपियन हमारा एक खास सेगमेंट जहां पर ऑप्शन की रणनीति आपको बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:10 पर, वहीं 3:20 पर इवेंट्स यानी कि कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है वो भी बताएंगे। 3 बजे मार्केट एक्ट 3 भी होगा, जहां दिन भर में एक्सचेंजेस पर क्या कुछ खबरें आई हैं उसका लेखा जोखा, वहां से इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो सारी आपके सामने रखी जाएगी। तो ये है आज के सत्र के लिए, आज के लास्ट 1.5 आवर के लिए क्लोजिंग कॉल का पूरा सेटअप। लेकिन चलिए बाजार की बड़ी बातों का भी रुख कर लेते हैं और अच्छी खासी मजबूती के बीच निफ्टी की चाल 24,600 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आखिरी 1.5 घंटे में क्या यहां से तेजी आगे बढ़ेगी या फिर इन्हीं लेवल्स पे रेंज में कामकाज होता दिखेगा, इस पर रहेगी नजर। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें, वहां पर भी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर रखनी चाहिए और कुछ तमाम बैंक फाइनेंशियल्स अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, वहां पर भी नजर बिल्कुल रखिएगा। अच्छा खासा एक्शन इस वक्त है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मौके ढेर सारे बनते हुए दिखेंगे। शिप बिल्डिंग शेयरों में अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। डिफेंस स्टॉक है, डिफेंस का खेमा और शिप बिल्डिंग जो कि फोकस रेडार पर है, वही आईटी शेयरों की खरीदारी और साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार तेजी के बाद मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। मुनाफा वसूली में क्या रियल एस्टेट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी या फिर वॉच लिस्ट में रखना है इस स्पेस को, इस पर भी विस्तार से आगे बातचीत होगी। तो यह है बाजार की बड़ी बातें। बाजार का ओवरऑल सेटअप इस वक्त काफी मजबूत नजर आ रहा है और काफी हद तक एक्शन जो है बेंचमार्क्स में और ब्रॉडर मार्केट्स में शरद बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल मानसी, ब्रॉडर इंडेसेस निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, दोनों ही सेगमेंट्स में आपने पहले भी बताया सुबह में कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। अब देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात कर ले, डायरेक्टर साहब अगर फायर करें तो वहाँ पे पता चलेगा अच्छी मोमेंटम है। रिकवरी पिछले 1 घंटे में निफ्टी बैंक में आ रही है, तो लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ सकता है। अब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आएगा तो ऑफ कोर्स जो लेवल्स हैं जिस पे हमारी बात हो रही थी कि 24,500 या 55,500 कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अब ये चेंज हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा बाजार में एक मोमेंटम आ सकता है? देखिए आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग की बात तो हम लोग बार किए ही जा रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, राइट? यस। अब क्या होगा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे फैक्टर इन हो रहा है, ऑफ कोर्स थर्सडे और फ्राइडे वॉलेटिलिटी बना रहेगा, तो किस तरह लगेगा? बिल्कुल, देखिए रेट सेंसिटिव काउंटर्स पर नजर रहेगी, लेकिन आज के सत्र में चर्चा का विषय ये सेक्टर्स नहीं है। इनफैक्ट बैक सीट पर कह सकते हैं कि ये स्पेसेस हैं, ऑटो हो चाहे रियल एस्टेट हो, बैंक्स फाइनेंशियल्स में फिर भी एक्शन है, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग सेक्टर्स है जहां से एक्शन देखने को मिल रहा है। छोटी मझोली कंपनियां जैसे कि आप कह रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त मूव्स नजर आ रहे हैं। बाजार का टेक्सचर, मार्केट ब्रेथ जिसकी हम बात करें वो तो अच्छा है ही, लेकिन साथ साथ इस मार्केट ब्रेथ में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। और इसी लिस्ट में बजिंग कैंडिडेट्स में इसी वजह से जो सबसे पहले 2 स्पेसेस हैं वो मिड कैप से जुड़े हुए स्टॉक्स ही उनमें हमने शामिल किया। एक तो रेलवे स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। IRFC, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, रेल टेल, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 5% से लेकर 12% तक के मूव्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो रेलवे स्टॉक्स में तो जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली है। डिफेंस का खेमा आए दिन चर्चा का विषय होता है, लेकिन अब शिप बिल्डिंग का स्पेस भी है जो कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और शिप बिल्डिंग स्पेस में चुनिंदा कंपनियां लगातार अच्छा खासा एक्शन दिखा रही है, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक की तो हम बात करते हैं, लेकिन आज हमारी लिस्ट में गार्डन रीच शिप बिल्डर ही है
और ये स्टॉक इनफैक्ट आज से ही नहीं, पिछले एक महीने से फोकस रेडार पर है। 75% तक के रिटर्न्स पिछले एक महीने में स्टॉक ने दिखा। आज में ही अगर देखेंगे 8.5% की तेजी दिखा चुका है स्टॉक, और जब हम बात कर रहे हैं करीब 7% का इजाफा है। दरअसल कुछ MOU साइन किए हैं, कुछ न्यूज़ फ्लोज हैं, कमेंट्री पॉजिटिव है और सारे के सारे पैरामीटर्स पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते गार्डन रीच में इतना बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आगे बातचीत भी करेंगे, लेकिन जुबिलेंट फूड भी फोकस में है। और आज सुबह एक बुलिश रिपोर्ट आई थी ब्रोकरेज की, सिटी की बुलिश रिपोर्ट आई थी। बाजार खुलने से पहले भी इसका जिक्र हमने किया, तो आपको बताया था कि इस रिपोर्ट के दम पर स्टॉक में एक मूव आ सकता है, और ये मूव इस वक्त नजर आ रहा है। करीब 3.5% की तेजी के साथ जुबिलेंट फूड का स्टॉक भी अच्छा खासा एक्शन दिखाता हुआ। IT सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती की चाल है। छोटी मझौली IT कंपनियां, लार्जर IT प्लेज में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 से लेकर 4% तक की तेजी इस लिस्ट में ओरेकल फाइनेंशियल, LTI माइंट्री, एम्फासिस, टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे स्टॉक शामिल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PI इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखें। कुमियाई केमिकल ने गाइडेंस बढ़ाया है। ये गाइडेंस बढ़ाना घटाना यहाँ काफ़ी हद तक PI इंडस्ट्रीज के लिए एक कह सकते हैं कि इवेंट हो चला है। पिछले दिनों भी इस तरह की गाइडेंस में बढ़ोतरी और कमी की खबर आई थी, लेकिन ताज़ा जो खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट है। करीब 4% की तेजी साइकोलॉजिकल लेवल पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हो 3960। इस पर आगे बातचीत करनी होगी, लेकिन ये बजिंग स्टॉक्स हैं सारे के सारे। मार्केट में लगातार रिकवरी का मोड जारी है। अभिषेक, रिकवरी में वैसे तो मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी की चाल ही अगर देखें 24,618 पर दिन के उच्चतम स्तर पर। वहीं बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। एक इवेंट से ठीक पहले बाजार में अच्छी खासी मजबूती। मानसी, हाँ बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो जो सेशन बीता था वो थोड़ा रेंज में ही था। निफ्टी का करीबन 90 अंकों के आसपास की रेंज थी। अब हम रेंज के अपर साइड पर हैं और लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक आ रही है। सेंसेक्स की बात करें 3.25 अंकों के आसपास से रिकवरी है। निफ्टी बैंक की बात करें 250 अंकों के आसपास रिकवरी है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की बात करें करीब 550 अंकों के आसपास रिकवरी है। लेकिन क्या ये रिकवरी सस्टेन करेगी, सवाल ये है। क्योंकि आप देखिए, मतलब आपको ये डाइवर्जन की एक सिनेरियो बताता हूँ। 5-6 जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, RIL, HDFC बैंक, इन्फोसिस मजबूत हैं, लेकिन ICICI बैंक, L&T, TCS ये कमजोरी पर ट्रेड कर रहे हैं और इसी के चलते बाजार को आज हम रेंज में देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी साफ साफ डाइवर्जन दिख रहा है। ICICI बैंक अगर कमजोर है तो HDFC बैंक मजबूत है, तो वो चलने नहीं दे रहे हैं। वहां पर भी रेंज डिफाइंड है, मतलब 55,000 के बेस पर 300-400 पॉइंट की रेंज क्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो आज एक रेंज का ही बाजार है। हाँ, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, देखते हैं कि रिकवरी कितनी सस्टेन कर पाती है। सस्टेन करनी चाहिए, अदरवाइज आप देखिएगा जो 4.5% की जो रेट कट की बातचीत हो रही है ना मानसी, मुझे लगता है कि वो बाजार में अब कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड हो चला है। और अब 0.5% अगर नहीं मिला तो फिर बाजार में कोई खास हम एक्शन देखेंगे नहीं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बाकी जो चीज़ें बाजार को डल कर रही हैं, हम लगातार ब्लॉक डील देख रहे हैं। आज भी ABFRL समेत 3-4 कंपनीज की ब्लॉक डील आई हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि जो पैसे आने चाहिए बाजार में तेजी करने के लिए, फिर वो पैसे नहीं आ रहे हैं, वो तो ब्लॉक डील में निपट जा रहे हैं। तो उसके चलते एक रेंज का ही बाजार हुआ है। हालांकि अगर हम इंडिया विक्स को देखेंगे तो अच्छी चीज वहां पर हुई है कि 2 सत्र में करीब 8% के आसपास की गिरावट आई है और 16 के नीचे आ गया है। 16.5 के आसपास इंडिया विक्स इस वक्त दिखेगा। ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन डाइवर्जन है वो साफ तौर पर दिख रहा है। अगर हम निफ्टी के सपोर्ट की बात करें, आज आप देखेंगे ना तो 24,600 का जो लेवल है वहां पर अगर आप उस स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों में देखेंगे करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो बड़ी कह सकते हैं कि रस्साकशी वाला माहौल चल रहा है, उस लेवल पर खींचतान काफी चल रही है। 24,450 ये एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए दिख रहा है यहां से। और अगर हम मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें जिसके टूटने की संभावना बहुत कम है, वो है 24,000 का। रेजिस्टेंस 24,700 फिलहाल के लिए, आज के लिए बता रहा हूं मैं, 24,700 फिर 24,800, इसके बाद 25,000 वाला रेजिस्टेंस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल है। रेंज के बाहर निकलने पर ही अब निफ्टी में ट्रेड के मौके बनेंगे, या फिर उसके बाहर ही आपको कोई ट्रेड लेना भी चाहिए। अदरवाइज क्या कितना वोलेटाइल माहौल है कि बड़ा रिस्की हो जाता है किसी पॉइंट पे कोई ट्रेड पकड़ना। निफ्टी बैंक आज अंडर परफॉर्म किया, मतलब अंडर परफॉर्मेंस की कोई वजह है नहीं। मतलब कल हमने देखा था कि 4 दिनों की तेजी थमी थी, आज हल्की सी तेजी हो रही है, एक रेंज में ही दिख रही है। लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक
3-4 महीने पहले हम चर्चा कर रहे थे कि दोनों शेयरों में डाइवर्जन है और फिर से वही डाइवर्जन हमें साफ दिख रहा है। दो बड़े वेटेज वाले शेयर अगर विपरीत दिशा में की अगर चाल दिखाएंगे तो बाजार फिर निफ्टी बैंक चलेगा कैसे, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब देखते हैं कि 6 जून को पॉलिसी किस तरह की आती है। पॉलिसी से ही दिशा निश्चित तौर पर तय होगी। और ये जो रेंज निफ्टी बैंक की है 55,000 से लेकर 56,000 की, ये रेंज उसके बाद ही अब ब्रेक होने की उम्मीद लग रही है। अदरवाइज तो मतलब उसी नैरो रेंज में ये निफ्टी बैंक भी फंसा हुआ दिख रहा है। तो आज रेंज का बाजार है और लोअर लेवल से रिकवरी आई है। जरा अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि इस रिकवरी को आपको कैसे प्ले करना है और आपके लिए मौके बनेंगे कहां पर। 3 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आदित्य अग्रवाल हैं, जतिन गेडिया हैं और तपन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। आदित्य जी, आपसे शुरुआत करेंगे। एक बार जरा निफ्टी पर अपना व्यू दीजिए, क्या लग रहा है आपको कि ये रिकवरी क्या और रंग लाएगी? क्या निफ्टी में हम 24,650 700 तक के लेवल देखेंगे और क्या इस वक्त हमें ट्रेड लेना है निफ्टी में? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, और इसका कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है विक्स को देखते हुए। हम काफी दिनों से देख रहे हैं विक्स एक दायरे के अंदर ट्रेड कर रहा था 16 से लेके 19, और 16 लोअर एंड पे लगातार एक सपोर्ट बनता आ रहा था, और वहां से जब भी विक्स ऊपर की तरफ घूम रहा है तो हमने देखा है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बढ़कर आती है और वो 19 की तरफ जाता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ जाती है। आज हम देख रहे हैं विक्स कंफर्टेबली 16 के नीचे ट्रेड कर रहा है अभिषेक जी, और मुझे लग रहा है अगर ये 16 के नीचे सस्टेन करता है और आधे घंटे, तो आपको लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ से हम बोल सकते हैं या फ्रेश लॉन्ग एडिशन बोल सकते हैं, मुझे लग रहा है आपको देखने मिल सकती है निफ्टी में। और करंट लेवल्स पे बिल्कुल मौके देखने चाहिए फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए। 24,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा है, और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है मार्केट 24,800 से लेकर 24,900 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट करेगा। और रेंज वही है अभिषेक, अभी भी मार्केट का 25 से 100 से लेके 24,400 का रेंज बना हुआ है। और नीचे से क्योंकि हम देख रहे हैं विक्स में एक गिरावट देखने मिली है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज से मुझे लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग होनी चाहिए मार्केट में। और आपको 24,800 24,900 के लेवल्स या तो आज के ट्रेडिंग सेशन पे या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन पे शायद आपको ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में। पिछले वीक हमने देखा बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, ये वीक बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ज्यादा कुछ बेरिश नोट या बेरिश टोन नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में। 55,400 का अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 56,000 का रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी शायद इसी दायरे में चले और निफ्टी आपको यहाँ पे एक थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस ये हफ्ते दिखाता हुआ नजर आए। कॉल निफ्टी बैंक पे जो है ऑफ कोर्स थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है ड्यूरिंग द वीक, एंड ऑफ कोर्स आरबीआई एमपीसी की मीट है जिसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन चलिए, गुड आफ्टरनून तपन जी। सबसे पहले तो तपन जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ, भारती एयरटेल की कॉल आपने दी थी मंडे को। आज देखिए स्टॉक पे तो लगभग स्टॉक 2% ऊपर है और डेज हाई लेवल पे है। तपन जी, यहाँ पे भारती एयरटेल में आपको ऑफ कोर्स पोजिशनल कॉल था, लॉन्ग टर्म बेसिस पे फंडामेंटल कॉल आप दिए थे, तो करंट लेवल्स पे देखें तो ऑलमोस्ट 80 लेवल्स के पास हैं और अच्छी ग्रोथ आई है। आपने एक अच्छी कॉल भी दी थी मंडे को। अब बताएं कि यहाँ पे बने रहें भारती एयरटेल में कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कह रहा है? नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अच्छा ही है भारती एयरटेल का, क्योंकि जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है, कैपेक्स प्लान है, और अब जब डिओपोली तरह की ही हो गई है जियो और भारती एयरटेल, ऑफ कोर्स वोडाफोन तो बहुत पीछे रह गया है, इनको डायरेक्ट बेनिफिट है। और अगर आप आरपू भी देखें तो आरपू इनका हाईएस्ट है, 240 रुपीज का आरपू है, जो जियो से भी ऑलमोस्ट 15 से 20% हाईएस्ट है। आरपू यहाँ से बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखो तो इंडिया का आरपू सबसे लो है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वर्ल्ड लेवल पे हमारा बहुत ही कम है। कह सकते हैं कि हम लोग 30 या 40% है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है। तो यहाँ से बहुत बड़ी गुंजाइश है कि आरपू बढ़ेगा। अगर आरपू बढ़ता है तो डायरेक्टली आपके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होता है, तो उसके वजह से इनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। और ये तो अभी तय है कि भी 2 प्लेयर ही बड़े रहेंगे, दोनों जियो और भारती एयरटेल, तो यहाँ इनको डायरेक्ट बेनिफिट है। प्लस इनका परफॉर्मेंस अगर जियो के सामने भी देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। और ऑफ कोर्स वोडाफोन जिस तरह से ग्राउंड लूज कर रहा है तो उनको उसका बेनिफिट भारती एयरटेल को भी मिल रहा है। और 5G में बहुत अच्छा रोल आउट है, तो मेरे हिसाब से आगे जाके आरपू बढ़ेगा तो उनका डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में बेनिफिट होगा। सो यहाँ से तो मुझे तेजी दिखती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की तेजी यानी खरीदारी की राय आप कह रहे हैं भारती एयरटेल तपन जी का पिक रहेगा। लेकिन अब चलिए जतिन जी आपसे भी बात कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून जतिन जी, आप बताएं आपके कॉल्स क्या रहेंगे?
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा भी नज़रिया है, पॉजिटिव ही है। हमें लगता है 24,460 के नीचे जब भी तक निफ्टी ऊपर सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का ही हमें देखने चाहिए। हम 2 बाय रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। पहला जो रिकमेंडेशन है वो एसबीआई कार्ड्स में है। तो एसबीआई कार्ड्स में हमने देखा है कि 3-4 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक अपमूव रिज़्यूम किया है, एक ब्रेकआउट आया है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है एसबीआई कार्ड्स में। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 925 के स्टॉप लॉस से 975 के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो पॉलिसी बाज़ार में है। पॉलिसी बाज़ार में एक छोटा-सा फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आगे भी। तो 1760 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी, 1875 और 1900 के टारगेट के लिए। स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर रखेंगे। आदित्य, आपके क्या टेक्निकल कॉल्स रहेंगे? शरद, 2 कॉल्स के साथ जाना चाहूँगा। पहला रेलवे, दूसरा केमिकल, दोनों ही स्पेस बहुत अच्छे लग रहे हैं और मोमेंटम है। टीटागढ़ वैगन जो कि रीसेंट एडिशन है एफएनओ स्पेस में, एक उसमें फ्रेश ब्रेकआउट के फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है वहाँ पे हमें। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का टारगेट, 880 का स्टॉप लॉस। और टाटा केमिकल स्पेस में से मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है, और पूरा स्पेस ही मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी रहेगी टाटा केमिकल्स में। इसकी सलाह 960 का टारगेट और 875 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो चलिए टेक्निकल कॉल्स, क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त, और सारे कॉल्स खरीदारी की राय। एक्सपर्ट अभी बाजार पर बुलिश नजरिया जताते हुए, और हो भी क्यों ना, आज के सत्र में अच्छा खासा एक्शन है और इस एक्शन में केमिकल स्टॉक्स पर बुलिश नजरिया है। आदित्य अग्रवाल की खरीदारी की कॉल टाटा केमिकल्स पर, टीटागढ़ रेल में भी खरीदारी की राय। वहीं जतिन गेडिया का भी मानना है कि एसबीआई कार्ड्स, पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक से जहां पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए। और हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट तपन जोशी भी भारतीय बाजार के लिए फंडामेंटली काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अच्छा खासा एक्शन, और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं बाजार में रिकवरी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स पर लगातार फोकस कीजिएगा। करीब 325 अंकों की मजबूती आप सेंसेक्स में देख पाएंगे। वहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन, ब्रॉडर मार्केट्स का एक्शन तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क्स को भी। और इसी एक्शन पर आगे विस्तार से बातचीत करते हुए कुछ और स्टॉक्स आज के सत्र में जहां पर तेजी है इस लिस्ट में, सबसे पहले तो आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती का रुझान है, और साथ ही केमिकल स्पेस में जहां अभी हमारे एक्सपर्ट की भी राय थी, पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए। कुमियाई केमिकल ने गाइडेंस कंपनी का बढ़ाया है, न्यूज फ्लो है जिसका इम्पैक्ट आता हुआ इस स्टॉक पर एट दिस पॉइंट देखने को मिला है। आदित्य, गुड आफ्टरनून, आपकी राय टाटा केमिकल्स पर है, पीआई इंडस्ट्रीज पर भी एक तेज टेक दीजिएगा। अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक, न्यूज फ्लो का एक्शन है, क्या टेक्निकली भी चार्ट्स पर ये ठीक लगता है? गुड आफ्टरनून मानसिन, बिल्कुल अपने 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी समय के बाद स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर आज इसमें क्लोजिंग हमें 3910 के ऊपर दिखती है तो फिर डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में आपको मोमेंटम कंटिन्यू दिखेगा अपवर्ड साइड पे, और 4250 के टारगेट्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बने रहे। अगर आप फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं खरीदारी करने के लिए 4250 के टारगेट्स के लिए। इसमें एक और स्टॉक ऐड करना चाहूंगा मानसी, एसआरएफ का, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज भी हमें उसमें अच्छा मूव देखने मिल रहा है। थर्ड डे है एक अप मूव का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों दिन स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर है, तो वॉल्यूम बैक्ड अप मूव देखने मिल रहा है हमें एसआरएफ के स्टॉक में। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है एक बार 3200 के लेवल्स को स्टॉक इजीली टेस्ट कर सकता है, और नीचे सपोर्ट यहाँ पे 2950 का है। तो 100 रुपए का डाउन साइड है और कम से कम 200 से 250 रुपए का अपसाइड मुझे एसआरएफ में शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल केमिकल प्लेस पर कन्विक्शन, टाटा केमिकल्स, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स फोकस रेडार पर होने चाहिए। तेजी है, एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए और खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। टारगेट स्टॉप लॉसेस हमारे एक्सपर्ट्स के लगातार आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। तपन, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। और आईटी सेक्टर पर आपका एक फंडामेंटल टेक जानना चाहूंगी। फंडामेंटल टेक इसलिए क्योंकि आईटी सेक्टर आज, वैसे तो हर सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस पहले 2 सेक्टर से जो आ रहा है उसमें आईटी सेक्टर शामिल है। अब ग्लोबल फ्रंट से अगर इसे कनेक्ट करें, ग्लोबल
मार्केट से भी ताल्लुक़ रखता है आईटी सेक्टर। और इन दिनों अगर आप देखें एनवीडिया की चाल या यूएस मार्केट्स में आईटी सेक्टर की चाल जो है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनियों को भी मिलेगा। भारतीय बाजार में भी आईटी कंपनियां अपनी तेज़ी की चाल या अपनी चाल पर तो चलती हैं, लेकिन पिछले कुछ सेशन में उतार चढ़ाव भी नजर आए हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले आईटी सेक्टर पर क्या कोई कन्विक्शन बनता है या वॉच लिस्ट में रखा जाए इस सेक्टर को? आईटी के लिए काफी सारी दिक्कतें हैं। हाँ, अभी एनवीडिया बढ़ा है तो पूरा आईटी सेक्टर अप है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके यूएस इकोनॉमी में सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं। वहाँ जिस तरह से ट्रम्प के टैरिफ वॉर चल रहा है उसके वजह से डायरेक्टली इकोनॉमी को इम्पेक्ट आएगा, और उसके वजह से ना अगर इकोनॉमी नीचे जाती है तो डायरेक्टली कंपनीज अपनी स्पेंडिंग, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम कर देते, उसमें आईटी पहला आता है। अब वहाँ स्पेंडिंग अगर कम होती तो डायरेक्टली हमारे जो बड़े दिग्गज है इन्फोसिस, टीसीएस और जो भी एचसीएल, उन सबको डायरेक्ट हिट आता है। प्लस एआई बड़ा फैक्टर रहेगा आगे जाके। एआई अभी जिस तरह से इंटीग्रेट हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पता नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। हर 2 दिन में सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उस लेवल पे आगे जाके भी प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि एक बार एआई आ गया और एफिशिएंसी बढ़ गई तो सभी कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करने लगेंगे बड़े बड़े आईटी कंपनी के साथ, क्योंकि जो काम वो पहले 100 आदमी से करते थे वो शायद 20 आदमी से करेंगे। तो अगर वहां नेगोशिएशन आया तो एक तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी कंपनी को। प्लस डॉलर डीवैल्यू हो रहा है और ट्रम्प चाहते हैं कि डॉलर डीवैल्यू, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े। तो आगे जाके अभी हम लोग जो देख रहे हैं 99 का डॉलर इंडेक्स, क्या वो 90 आ गया तो डायरेक्टली इंपैक्ट आता है आईटी कंपनीज को। हमारा 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये सब बड़ी कंपनीज की बात करें तो ये जो शॉर्ट टर्म अपटिक आया वो शॉर्ट टर्म ही लग रहा है मेरे को, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। मेरे हिसाब से दिक्कतें ज्यादा है। मैं साइड लाइन में खड़ा रहूंगा, और इवन तो अच्छी कंपनीज है आज ओरेकल, बड़े कोफोज और वो सब, वहां भी थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा, क्योंकि वो जो लॉन्ग टर्म प्ले मुझे अभी नहीं दिख रहा है किस तरह से एआई का इम्पैक्ट है, और खास करके यूएस की इकोनॉमी कहाँ जाएगी और डॉलर कहाँ जाएगा उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, ये स्पॉट ऑन एनालिसिस तपन की। आज अगर बाजार को अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी और आई है, और निफ्टी करीब इस वक्त 80 अंक ऊपर है और निफ्टी बैग में 60-65 अंकों के आसपास की तेजी है। हालांकि अभी तक तो रेंज का ही माहौल दिख रहा है, लेकिन जो 2 शेयर एफएनओ के जो नए नवेले जो निफ्टी के जो नए नवेले एंट्रेंट है, इटर्नल और जियो फाइनेंशियल, आज वो निफ्टी के टॉप गेनर्स भी हैं। जियो फाइनेंस ने आपसे इस पर जरा व्यू चाहिए आदित्य जी। समय बिताया 290 के आसपास, 2-3 सत्र से हल्की हल्की कमजोरी आ रही थी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि 2-2.25% के आसपास का जोश है। 300 रुपए के लेवल हमने देखे हैं जियो फाइनेंशियल में पहले। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं अब कंपनी के ऑपरेशंस को लेकर। आप जरा बताइए कि चार्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, क्या चलने के लिए तैयार है शेयर फिर से ये? बिल्कुल अभिषेक जी, एक बुलिश पैटर्न जरूर बन रहा है यहाँ पे। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं हम इसको टेक्निकल टर्म्स पे। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद रेंज से भी ब्रेकआउट है, 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो 310 के टारगेट के लिए बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। नीचे में सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे 280 का है, तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है और आपको 310 320 के लेवल्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो उतना टारगेट तो बिल्कुल बनता है यहाँ पे। उतने टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। ठीक है, जियो फाइनेंस को लेकर ये भी, जब जियो फाइनेंस को लेकर व्यू ले रहे हैं तो एक काम करते हैं, मतलब जो इसकी पेरेंट है रिलायंस को लेकर भी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि रिलायंस के शेयर में हम देख रहे हैं कि आज लोअर लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। 1450 रुपए के आसपास के भाव गए थे रिकवरी में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 1400 1450 के रेंज में शेयर ही फंस के रह गया। आज 1% की अच्छी मजबूती, और बाजार में जो लोअर लेवल से मोमेंटम बना है उसका क्रेडिट आप रिलायंस को भी दे सकते हैं, और एचडीएफसी बैंक तो सपोर्ट कर ही रहा है। एक रिलायंस पर जतीन आप जरा व्यू दीजिए, उसके बाद हम जरा ये समझेंगे कि बिग एक्शन आज कहां पर हो रहा है। रिलायंस पर बताइए क्या टेक होगा आपका? देखिए, अगर जो रिलायंस का डेली चार्ट तो देखता हूँ मैं, तो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में, और दोनों ही रेंज बाउंड हो चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ लेवल्स में अगर जो बताऊं तो हमें लगता है कि 1425 का एक इमीडिएट हर्डल है। अगर जो 1425 क्रॉस हो जाता है, जो आई थिंक पिछले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के हाईज हैं, तो ये स्टॉक 1460 तक एक अपमूव दिखा सकता है। ओवरऑल रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि जो निफ्टी का चार्ट है वो सेम टू सेम रिलायंस का भी चार्ट है, रेंज बाउंड है।
लेकिन निचले स्तरों से आज जो हमें बाइंग देखने को मिली है, हमें लगता है अगर जो 2425 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो और एक 25 से 30 रुपीज़ की अपसाइड हमें रिलायंस जैसे स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जो ओवरऑल निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर खींच के लेके जाएगा। तो यस, क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। 1425 के ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1425 के ऊपर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। रेंज में शेयर है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए अगर आपको नई पोजीशन ऐड करनी है दिग्गज रिलायंस में तो। लेकिन चलिए अब ये जानते हैं कि कौन से शेयरों में आज हो रहा है बिग एक्शन। हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं बिग एक्शन स्टॉक्स की लिस्ट लेकर। सृष्टि बताइए, बाजार तो रेंज में है, इंडेक्स की बात करें तो स्टॉक्स में मूवमेंट होगा, कौन से मूव्स आपने कैप्चर किए हैं इस सेगमेंट में? जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स में एक्शन है और सबसे पहले आप स्पार्क का काउंटर देखिए, क्योंकि NSE 500 में सबसे ज़्यादा गिरने वाला यही काउंटर है, जहाँ पे 17% का डिक्लाइन आज ही के सत्र में आते हुए हमने देखा है। और उसकी वजह ये है कि कंपनी जो है एक ड्रग ट्रायल कर रही थी सोराइसिस की दवा पर, जो कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीज़ेज़ होती हैं उस पर वो ट्रायल कर रही थी, और उसका जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आते हुए दिखा है, और जिसके चलते कंपनी ने अपने ट्रायल्स को थोड़ा सा स्थगित करने का भी फैसला लिया है। अब ये समझना होगा, क्योंकि देखिए स्पार्क सन फार्मा की एक सब्सिडरी है, जैसा कि हम जानते हैं। ये तरह दवाइयों पर रिसर्च करती है और नए इनोवेशंस लाने की कोशिश करती है, और ऐसे में ये जो ड्रग ट्रायल्स होते हैं इनमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी समय लगता है। कई सारे लोगों पे दवाएं टेस्ट होती हैं, और उसके बाद जो फिलहाल रिजल्ट आया है इनकी फेज़ 2 स्टडी में वो सराहनीय नहीं है, जिसके चलते ये जो कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया उसके बाद एक नेगेटिव रिएक्शन आते हुए ज़रूर दिखा है स्टॉक में। इस काउंटर पर एक बड़ा एक्शन है। इसके अलावा बड़ा एक्शन ABFRL के काउंटर में है, जहां पर एक ब्लॉक डील हुई है लगभग 580 करोड़ की। 6% हिस्सा जो है वो बिकते हुए नजर आया है। तमाम ब्लॉक डील्स जो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट, जो कि वॉलमार्ट बैक्ड कंपनी है फ्लिपकार्ट, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बेची है और एक एग्जिट लिया है ABFRL से, जिसके चलते ये स्टॉक में बिकवाली है। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया था इस पूरी डील का वो ऑलरेडी 6% डिस्काउंट पे था, बट उसके बाद भी कोई भी रिकवरी ये काउंटर फिलहाल नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा आज मेटल शेयरों की चमक बढ़ती हुई दिखी है। देखिए स्टील पे टैरिफ तो ज़रूर लगे हैं, 25% से 50% बढ़ा दिए हैं स्टील एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप ने। बट इसके अलावा ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में फिलहाल हमारा इतना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होता है। हमारे पास कई सारी ऐसी PSU कंपनीज हैं जहां पर जिनको फिलहाल आप देखें तो सेफ गार्ड ड्यूटी से भी फ़ायदा हुआ है। हाँ, ये चिंताएं ज़रूर हैं कि चाइना से यानी ओवर सप्लाई बढ़ने से शायद भारतीय बाज़ारों में थोड़ा और ऐसा माल आता हुआ ज़रूर दिखे, पर कहीं ना कहीं मेटल काउंटर्स अपने आप को होल्ड करने में और चमकने में बरकरार है। और आखिरी में PB फिनटेक पर नज़र डालिए। आज यहाँ पर भी एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि ये काउंटर साबित हुआ है FNO का टॉप गेनर। PB फिनटेक 4.5 से 5% की तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया सृष्टि, ये सारे के सारे बिग एक्शन स्टॉक्स बताने के लिए। तो मेटल में मतलब जो तनाव था ना कि नहीं अमेरिका में स्टील पर एल्यूमिनियम पर टैरिफ जो लगेगा, थोड़ी सी चिंताएं थी। आज इस तेज़ी के बाद साबित हो गया कि नहीं, बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बड़ा कम है। और सृष्टि सही कह रही है, एक दो महीने पहले आई थिंक अप्रैल में 10-12% के आसपास की सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाई थी सरकार ने चीन से जो सस्ता जो इंपोर्ट होता है मेटल्स का, उससे अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं और मेटल में अच्छी तेज़ी दिख रही है। चलिए इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स लेके आएंगे, और वो स्टॉक्स होंगे जो जिन पर अपने एक्सपर्ट से हम व्यू लेंगे और आपके लिए पैसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। में और अब हमारे साथ हमारे नए गेस्ट जुड़ रहे हरीश जुजारे। गुड आफ्टरनून हरीश जी, आपके टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून। मैंने टेक्निकल कॉल्स देखिए, इससे पहले निफ्टी का रुझान देखते हैं तो निफ्टी नीचे के और सपोर्ट ले चुका है जो 24,450 के अराउंड था, तो वहां से बाउंस बैक देखने में मिल रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट में ऊपर पर रेजिस्टेंस अभी भी क्लियरली ब्रेक नहीं किया है। जो भी है रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 24,850 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है, तो मिल रहा है कि यहाँ तक फिर से एक बार बाउंस देखने मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर स्मॉल और मिड कैप की बात करते हैं तो वहां पे अच्छा खासा बाइंग देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मिड कैप और कैप में थोड़ा
ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए आज के लिए। और मेरा दो स्टॉक्स रहेंगे, दोनों बाय के हैं। और पहला स्टॉक रहेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI, जो करंट लेवल्स पे 20950 के अराउंड बाय करने की राय है। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स में 228 और 240 के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस 202 का मेंटेन करना चाहिए स्टॉक SCI में। और नेक्स्ट दूसरा स्टॉक रहेगा TI इंडिया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अगर देखा है तो स्टॉक्स पे अगर इसका एक कंसोलिडेशन में चल रहा है कुछ स्टॉक प्राइस, आज के दिन वॉल्यूम भी अच्छा खासा गेन हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके स्टॉक बाउंस कर सकता है फर्दर। 3350 के टारगेट्स बने रहेंगे मेरे इसमें। और बाइंग करंट लेवल्स पे बाइंग की राय है। और स्टॉप लॉस मैंने कहा 3000 लेवल्स का। जी के कॉल्स हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाई है, टारगेट प्राइस 228 का है। एंड ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस की बात करें तो वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं 100, आप ऑलमोस्ट नंबर्स अगर कहें तो ये ऑलमोस्ट 202 का है। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन चलिए तपन जी, ज़रा आपके भी कुछ मीडियम टर्म बेट्स हैं, फंडामेंटल पिक्स आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे अगर कुछ है, रियलिटी पे कुछ है तो ज़रा बताएं तपन। एसेट सेंसिटिविटी में अगर बात करें तो जो 6 को पॉलिसी आ रही है और चांसेस है 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन और चांसेस है कि 50 बेसिस पॉइंट कट भी हो, तो एक रियलिटी की स्टॉक में मुझे DLF अच्छा लग रहा है। DLF अगर आप देखो तो अच्छा खासा 59% प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया है ईयर ऑन ईयर। प्लस उन्होंने 21,000 का प्री सेल्स बुकिंग किया है, 40,000 करोड़ 21,000 करोड़ का प्री सेल्स बुकिंग किया है, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उनका अगर जो दलियास करके जो दिल्ली में प्रोजेक्ट है वहां 13,000 करोड़ का ऑलरेडी प्री बुकिंग हो चुका है। अल्ट्रा लग्जरी में DLF बहुत ही अच्छा कर रहा है। अल्ट्रा लग्जरी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके वजह से मार्जिन आपके अच्छे आते हैं, और DLF के नाम के वजह से प्री सेल्स बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो DLF ने अगर आप पिछले 2 साल से देखें ना, बहुत ही अच्छा मोमेंटम गेन किया है 1-1.5 साल से प्री सेल्स बुकिंग में, और वो मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छा करेगा। तो DLF एक लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। दूसरा एक बैंक ले लेते हैं तो बैंक में मुझे एक करूर वैश्य बैंक अच्छा लग रहा है, जो अभी तक इतना खास बड़ा नहीं है, यानी यहाँ से और भी अच्छा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप ये बैंक की बात करें तो उनका नेट NPA ऑलमोस्ट 0.2 है, विच इज वेरी लेस। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 4 है, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो वो भी एक अच्छा है। प्लस इनका होल्ड बहुत अच्छा है, एडवांसेस में भी 14% का जंप ईयर ऑन ईयर आ रहा है। सो उस तरह से करूर वैश्य बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है। साउथ में भी अच्छी खासी पकड़ है, सो मिड टर्म में भी ये शेयर यहाँ से अच्छा कर सकता है। मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही पिक्स करूर वैसा बैंक और DLF, इस पे ज़रूर नज़र रहेगी। अभिषेक, आप रियल एस्टेट सेगमेंट को भी अच्छा से ट्रैक करते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले DLF की भी हम बात की, रिकवरी भी आ रही है। दिल्ली बेस्ड NCR में बहुत सारे बड़े बड़े डील्स भी आते हैं। अभिषेक, रियलिटी जो इंडस्ट्री है दिल्ली स्पेस में, यहाँ पे हम बहुत रिकॉर्ड डील्स देखते हैं। क्या ग्राउंड चेक्स आ रहा है? इतने महंगे महंगे फ्लैट्स बिकते हैं, 100 करोड़ के फ्लैट्स बिकते हैं। 6 महीने में एक बार मुंबई में भी आ जाता है एक बड़ा सा ट्रांजैक्शन। पर एक NCR रीजन, खास करके गुड़गांव में, क्या चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं? क्या है जो पूरा इंडिया जो है देख रहा है कि हर रोज एक न्यूज़पेपर में एक नई चीज आ रही है? शरद, आप जैसे देख रहे हैं ना, मुझे भी देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि वो कौन से लोग हैं जो 100 करोड़ के 150 करोड़ के घर खरीद रहे हैं और कंपनी लॉन्च करती है और पता चलता है कि कुछ ही दिनों में सोल्ड आउट, क्लोज। तो वो कौन से लोग हैं? मतलब कमाल का। अच्छा, दिल्ली का जो रियल एस्टेट स्पेस है ना, बड़ा अमेजिंग है। यहाँ अफोर्डेबल वाले घर नहीं बिक रहे हैं, लेकिन लग्जरी वाले खूब बिक रहे हैं। अफोर्डेबल मार्केट में ऐसा लग रहा है कि नहीं, 3-4 साल जो रैली चली है पीछे, अभी एक थोड़ा सैचुरेशन सा आ रहा है। और मैं कुछ ना डेटा देख रहा था शरद, उसमें एक ये ट्रेंड बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के सामने आई, और जो दिल्ली, गुड़गांव और ये मुंबई के आंकड़े थे कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर हैं वो महंगे हैं, जो रेडी टू मूव हैं वो सस्ते हैं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर हम क्या होता है, हम कहते हैं कि लोग हिचकते हैं, या फिर हम खुद भी सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको घर खरीदना हो तो आप जाइए, सेफ है, आप वो बाय कीजिए जो बना बनाया घर है, रेडी टू मूव है, वहाँ कोई तनाव नहीं होता। लेकिन ट्रेंड तो अलग ही सजेस्ट कर रहे हैं। और सच में गुड़गांव वगैरह में तो तमाम ऐसे लग्जरी रियल एस्टेट में ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर प्राइसेस कमाल हैं, 100 करोड़ रुपए के फ्लैट। तो गर्म है रियल एस्टेट यहाँ का। हाँ, उस तरह के रिटर्न शायद अगर कोई इन्वेस्टर है तो शायद ना देखने को मिले जो
22 और 23 में जो लोगों ने एंजॉय की, प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर 60%, 80%, 100% तक प्राइसेस अप्रिशिएट हुए हैं। तो वो ट्रेंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि हाँ, जो भी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, देखिए एक समय था कि गोदरेज की पैठ मुंबई तक सीमित थी, लेकिन अब वो एनसीआर में भी पैर पसार रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जो भी प्रोजेक्ट्स आए हैं हाल फिलहाल, बढ़िया सेल्स के फिगर आए हैं। शरद, अभिषेक, आप काफी शालीनता से गर्व है बोल रहे हैं, लेकिन हम आपकी फीलिंग्स बिल्कुल समझ रहे हैं। गर्व है, साथ साथ ताज्जुब भी है और शॉक भी है। लेकिन दो चीजें काफी इंटरेस्टिंग बताई आपने, बड़ी डेयरिंग वाले हैं दिल्ली के कह सकते कंज्यूमर्स, रियल एस्टेट कंज्यूमर्स। अफोर्डेबल नहीं, लग्जरी चाहिए और रेडी टू मूव नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है। इस पर तो डिटेल रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये तो काफी डेयरिंग है। लेकिन चलिए, आज के सत्र में रियल एस्टेट सेक्टर ने बैक सीट पकड़ी है और इस वक्त अगर आप देखें, हाँ मानसी एक काम करते हैं, ये हमने घर की बात तो कर ली, हाँ घर की बात होगी तो लगे हाथ एक काम करते हैं ना कि गाड़ी की बात निपटा लेते हैं। कल टाटा मोटर ने कल अपनी हैरियर लॉन्च की है और शरद तो बड़े शौकीन भी है गाड़ियों के। हाँ शरद, आपको पता है कितनी रेंज है टाटा हैरियर की? नहीं, मैंने उसकी डिटेल्स चेक नहीं की, बट दिखने में तो गाड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब तक ड्राइव नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ऑफ कोर्स हाथ इसमें साफ करना होगा अगर ये मौका मिला। मैं आपको बता रहा हूँ शरद, मैंने जो देखा 627 किलोमीटर की इसकी रेंज है टाटा हैरियर की और प्राइस शुरू हो रही है 21.5 लाख रुपए से। 2 बैटरी ऑप्शन से आ रही है। तो जो टॉप वाली जो बैटरी है 75 kWh वाली, उसकी जो रेंज है कंपनी क्लेम कर रही है कि 627 किलोमीटर, यानी कि कोई अगर दिल्ली में रहता है तो गाड़ी उठाए अपनी सीधे जाकर लखनऊ में चार्ज करे, इस तरह के बैटरी ऑप्शन है। या फिर अगर कोई मुंबई में रह रहा है तो सीधे गोवा पहुंच जाए अपनी गाड़ी लेके। प्लान कर रहे हैं क्या आप खरीदनी का ये हैरियर को? अब मेरे दोस्त अगर ये खरीद लेते हैं तो मैं 2 बार चार्ज करके आपके यहाँ ही मिलने पहले आ जाऊंगा। लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी और ऑफ कोर्स मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी सुनने में आया है, बहुत अच्छा स्मूथ है। ये तपन जी हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्लान है इनके। हाँ तपन जी, अब लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं? तपन भाई, कब जाना है बताइए आप। लेकिन अभिषेक, मुझे लग रहा है कि आप कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि टाटा हैरियर कल भी आपके फोकस में था और आज भी आप बता रहे हैं। ऑफ कोर्स गाड़ी तो है, कहाँ हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, अब यहाँ से हम घर और गाड़ी की बात कर रहे हैं। देखिए ये इंडिया का अपग्रेडेशन है मानसी। एस्पिरेशंस पे लोग खर्च करना चाह रहे हैं और ये डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं। यही ट्रेंड पता है आपको, जो मैंने घर वाले ट्रेंड बताया ना कि महंगे घर ज्यादा बिक रहे हैं, तो सस्ती गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, महंगी वाली गाड़ियां बिक रही हैं। अब तो ये जो कंज्यूमरिज्म है और जो यहाँ पर लोगों की इनकम लेवल बढ़ी है ना, उसका एक बढ़िया उदाहरण है ये। और ये हाँ। बेहतरीन गाड़ी है, कोई खरीदी तो अच्छा है। मेरे पास तो एक मारुति, हाँ नहीं, मैं तो मारुति की एक छोटी सी गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, हमारे पास 4 गेस्ट हैं, आदित्य जी, तपन जी, जतिन जी और हरीश जी। शेयर पर भी अभिषेक, मैं बोल रहा हूँ हाँ कि हमारे 4 गेस्ट हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके जो इंपॉर्टेंट कॉल्स रहेंगे, जिससे कमाई होगी, उसके बाद वो भी दर्शक अभी अपग्रेड करेंगे, एसयूवीज आएंगे, घर आएंगे, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो कैमिलियाज और ये बड़े जो 100 करोड़ के फ्लैट्स है वो भी आ सकते हैं। और हमारे 4 गेस्ट हैं, वो देंगे हम, जरूर हेल्प करेंगे। तपन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, ऑटो की बात चली है तो ऑटो और रियल एस्टेट दोनों पर ही नजरिया दे दीजिए। नहीं, दोनों अच्छे हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से बातें चल रही है कि कट आएंगे तो ऑटो में तो बढ़ोतरी होगी, प्लस रियल एस्टेट में भी होगा। लेकिन रियल एस्टेट में जैसे मैंने बोला और वापस मैं रिट्रेट कर रहा हूँ कि लग्जरी सेगमेंट ज्यादा चल रहे हैं अभी। और ऑटो में अगर आप देखो तो जो रूरल एरिया अभी तक इतना ऊपर आया नहीं, तो आगे जाके जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा तो मुझे लग रहा है 2 व्हीलर और वहाँ डिमांड बढ़ेगी और वहाँ जो टीवीएस है और हीरो होंडा, बजाज में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी के लेवल पे थोड़ा सब कुछ डिस्काउंटेड है, थोड़ा देखना पड़ेगा, नीचे आके वी कैन बाई। बट यस, टीवीएस उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जिस तरह से उन्होंने ईवी में भी ओला को पीछे छोड़ दिया, तो टीवीएस एक 2 व्हीलर में अच्छा लग रहा है मेरे को। और अगर हम लोग 4 व्हीलर की बात करें तो M&M क्लियर विनर है, हर जगह से विनर है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईवी के व्हीकल में, एसयूवी में आगे उन्होंने डेवलपमेंट किया और जिस तरह से सेल्स बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, तो वो भी बढ़िया है। तो ऑफकोर्स ऑटो में धीरे धीरे यहाँ से मुझे
मुझे लग रहा है तेजी आएगी ऑफकोर्स M&A में, ट्रैक्टर्स में भी, और रियल एस्टेट में, लग्जरी सेगमेंट में आई थिंक ये DLF तो बोला, मैक्रो डेवलपर्स, और वहां भी आई थिंक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। फंडामेंटल टेक और साथ साथ क्रक्स इसका हम यही हमारे व्यूअर्स को लगातार समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम की जो बात करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम माने आपके हाथ में जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये एक प्रमाण भी है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लग्जरी लेवल एक अलग ही लेवल होता है, लेकिन आज के ज़माने की अगर बात करें और भारत की बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम जहां बड़ी हैं, लोगों के खर्चे भी पॉजिटिवली उन तमाम सेक्टर्स पर बढ़ते हुए दिखे हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आजकल सड़कों पर हम देखते हैं लग्जरी कार्स भी नज़र आती है। ये एक डेवलपमेंट है अपने आप में ही, और पिछले दिनों जैसे हमने देखा था कि भारत ने दुनिया भर में इकोनॉमी की तर्ज पर एक और पायदान आगे बढ़ दिखाया है। सो इट्स अ पॉजिटिव, और इकोनॉमी की चाल अच्छी चल रही है, मतलब देश जो है वो डेवलप तो हो ही रहा है। और इसी के चलते ये सारे सेक्टर्स जो कि डेवलपमेंटल सेक्टर्स हैं, ऑटो हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन सभी पर फोकस भी है। लेकिन चलिए ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपके सामने रखते हैं, और आज ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि कौन सा स्टॉक है उनके रेडार पर। अजीत मिश्रा है हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है आज आपके पास? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में कल के डिक्लाइन के बाद एक काफी टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, इन सब के बीच में एक चीज है जो कि काफी स्टेबिलिटी दिखा रही है, वो है बैंकिंग। तो बैंकिंग जैसे कि कल रिकॉर्ड हाई बने, सस्टेन नहीं हुए, बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी बनी हुई है सेक्टर में, लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है। PSU पैक में खासतौर से SBI को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट और फिर एक मार्जिनल पॉज। मेरे हिसाब से पॉज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने पहले चांस मिस किया है। तो 810 वाली कॉल जो कि करीब 18 के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 12 के स्टॉप लॉस के साथ 30 तक के टारगेट के लिए। SBI की कॉल खरीदने की राय। अजीत, शुक्रिया ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। 810 की कॉल खरीदें, 17 रुपये 80 पैसे पर, 30 का लक्ष्य मानकर चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 12 का लगाएं। कॉल वर्कआउट करेगी तो 9,150 तक का मैक्स टू मैक्स मुनाफा प्रॉफिट हो सकता है, और अगर रिवर्स जाए तो 4,350 का नुकसान भी हो सकता है। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर। FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, और इसी के चलते अपने एडवाइजर्स से सलाह लें, उनकी सलाह को समझें, जानें, बूझें, और उसके बाद ही FNO ट्रेडिंग में उतरें। यहाँ ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। आसमान से ये निफ्टी बैंक दोनों ही सेगमेंट्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं, देखते हैं रिकवरी जो है मोमेंटम देख रही है, और ये जो है ब्रॉड बेस देखने मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी बात करें तो लार्जली बुल्स के फेवर में है थ्रू आउट NSE, वायदे बाजार और BSE दोनों ही सेगमेंट्स में। लेकिन चलिए, जुबलेंट फूडवर्क्स में भी जो है एक बुलिश रिपोर्ट आई है सिटी का। अब इसके क्या डिटेल्स हैं, अभिषेक ज़रा बताएं। जुबलेंट फूडवर्क्स से डेज हाई लेवल्स पे है, 680 को क्रॉस कर गया, 4% ऊपर है स्टॉक। शरद, अभी थोड़ी देर पहले मानसी कह रही थी कि देखिए हम रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो रोटी नहीं छोड़ी, चलिए पिज्ज़ा की बात कर लेते हैं। तो जुबलेंट फूडवर्क्स पर सिटी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है, और 90 दिनों की कैटलिस्ट वॉच लिस्ट में शेयर को रखा है, और लक्ष्य जो दिया है 805 रुपये का दिया है। फिलहाल 680 रुपये के आसपास के प्राइजेस हैं।
दरअसल सिटी को लगता है कि सुस्त मांग के बावजूद जो एलएफएल ग्रोथ है, यानी कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ है, लाइक फॉर लाइक में दर्शकों को बता दूं कि यानी कि वो ग्रोथ, ये बेसिकली रिटेल में इस शब्द का यूज होता है इस मैट्रिक्स का, कि सेम स्टोर की तुलना पिछले साल के सेम क्वार्टर से करने पर जो ग्रोथ निकल के आती है, उसमें नए स्टोर या फिर बंद हुए स्टोर उसको जोड़ते नहीं हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो एलएफएल जो ग्रोथ रही है वो बड़ी अच्छी निकल के आ रही है कंपनी के लिए, तो ये पॉजिटिव है। प्रोडक्ट इनोवेशन पर कंपनी का जोर है, डिलीवरी फीस में छूट दी है कंपनी ने, तो सिटी को लगता है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए, जो कि डोमिनोज को स्टोर चलाती है। यही नहीं है, डाइन इन के रिवाइवल पर भी कंपनी का फोकस है और एक अच्छी रेवेन्यू यहां से आ सकती है, ऐसा मानना है सिटी का जुबिलेंट को लेकर। और भारत में जो डोमिनोज का स्टोर्स का विस्तार हो रहा है और कंपनी के मार्जिन में भी एक्सपेंशन हो रहा है, इस चीज को लेकर काफी बुलिश है सिटी। अगर हम यहां से पॉजिटिव्स की बात करें कि क्या पॉजिटिव्स हैं डोमिनोज जुबिलेंट फूडवर्क्स के लिए, तो आप देखेंगे कि क्यूएसआर में जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो तेजी से बढ़ रहा है। क्यूएसआर में बहुत सारी कंपनीज हैं, बर्गर वाली भी हैं, पिज्जा वाली भी हैं, लेकिन डोमिनोज का जो है ना डोमिनेंस है भारत में। और जुबिलेंट फूडवर्क्स इन स्टोर्स को ऑपरेट करती है, उसमें पॉपाइज के भी स्टोर हैं, उसमें डोमिनोज के भी स्टोर हैं, तो अच्छी बढ़ोतरी हो रही है मार्केट शेयर में। दूसरी चीज ये है कि इनके रेंटल कॉस्ट में, एम्प्लॉय कॉस्ट में लगातार कंपनी उस पर फोकस कर रही है, उसको कम करने की, जिससे कि मार्जिन प्रोफाइल यहां से कंपनी का बेहतर हो जाएगा। एलएफएल ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो डोमिनोज की जो एलएफएल जो ग्रोथ है वो है 12.1%, तो बढ़िया ग्रोथ निकल के आई है। यही नहीं है, FY26 में प्लान ये है कि 250 डोमिनोज को स्टोर खोले जाएंगे और 30 पॉपाई स्टोर खोले जाएंगे, तो ये एक और ट्रिगर बनेगा। और सिटी के अलावा बाकी भी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, उनका भरोसा है कंपनी को लेकर, और उन्होंने FY26-27 के लिए जो EPS अनुमान था 3% बढ़ाया था। जो नतीजे आए थे जुबिलेंट फूड के, तो मुनाफे के फ्रंट पर तो काफी बड़ा हिट आया था, करीब 77% के आसपास मुनाफा गिरा था, लेकिन आय के फ्रंट पर और एबिडा के फ्रंट पर नंबर्स हमने ठीक ठाक देखे थे। 25% के आसपास एबिडा बढ़ी थी और 33-33.5% के आसपास की हमने आय में ग्रोथ देखी थी, तो वो ठीक था। लेकिन यहां से सिटी को ग्रोथ अच्छी लग रही है और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में डे हाई पर कारोबार हो रहा है, 3.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। शरद, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी। आदित्य, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे चार्ट चेक एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, 680 लेवल्स के ऊपर जो है आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्टॉक ऑलमोस्ट 4% ऊपर है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं आदित्य? मुझे लग रहा है पर 720 के लेवल्स को बिल्कुल ये टेस्ट करना चाहिए। स्टॉक 660 का अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड है, उनके पोर्टफोलियो में रह सकता है। और ये पूरा कंजम्पशन स्पेस जो है, हम जुबिलेंट फूडवर्क की बात कर ले या वेस्ट लाइफ की बात कर ले या सफायर फूड्स की बात कर ले, ये पूरा स्पेस मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ दिखेगा। टॉप बेट इसमें डेफिनेटली जुबिलेंट फूडवर्क रहेगा, तो करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं 720 के लक्ष्य के लिए। 660 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। जुबिलेंट को लेकर ये व्यू। इस बीच बीएल को लेकर खबर आई है और केसी इंटरनेशनल को लेकर खबर आई है। बीएल के लिए 537 करोड़ के ऑर्डर मिलने की खबर है और केसी इंटरनेशनल जो कि ट्रांसमिशन लाइन वगैरह सेटअप करती है, ये बड़ी अच्छी कंपनी है ये, और इसको मिला है 2200 करोड़ रुपए का ऑर्डर। शेयर में हम देख रहे हैं कि आज 1.25% के आसपास की मूव है। केसी को लेकर मुझे याद है कि आज सुबह सुबह एक एंटीक की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने 900 रुपए के ऊपर का टारगेट दिए थे केसी के लिए। हालांकि वैल्यूएशन के चलते उनको लग रहा है कि अपसाइड थोड़े से कैप्ड हैं, लेकिन कई सारे ऐसे टेलविंड्स हैं, ऐसा एंटीक ने कहा था केसी इंटरनेशनल के लिए। केसी पर तपन भाई आपका एक व्यूज चाहिए। पेरेंटेज अच्छी है केसी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया सॉलिड कंपनी है, लेकिन क्या यहाँ से पैसे बन जाएंगे कोई अगर अभी निवेश कर रहा है तो? ओवरऑल आप देखो तो ये जो तेजी देख रहे हैं हम लोग आज रेलवे में देख रहे हैं, कैपिटल गुड्स में देख रहे हैं और पहले डिफेंस में, वो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अप्रैल के गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जो आंकड़े आए थे 1.6 लाख करोड़, तो बहुत अच्छे थे। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो 67% ग्रोथ था। ओके, और पूरे साल का 14% ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो गया है। और इस साल ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा, कैपेक्स जो बात कर रहा हूँ वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ के आसपास ही रहता है। अब ये कैपेक्स जो होता है, अगर आप ओवरऑल अगर हम लोग 11 लाख करोड़ की
बात करें तो कैपेक्स में अगर आप देखो तो 2.67 लाख करोड़ ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस होता है, जहाँ केईसी भी आ जाता है। फिर अगर हम लोग 2 लाख करोड़ कुछ डिफेंस पे होगा, 2.4 या 5 करोड़ 2.4 लाख करोड़ अराउंड रेलवे पे होगा। इवन आप पावर ट्रांसमिशन और वहां अगर हम लोग रिन्यूएबल उन सब की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ का होगा। तो आप देखो तो ये स्पेंडिंग का अभी आज हमें सब जगह इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर आप डिफेंस के ऑर्डर देखें बहुत बड़े, आज आप रेलवे देखो काफी सब स्टॉक बड़े, इवन केईसी को भी अभी ऑर्डर मिला जो हमने देखा, बीएल को ऑर्डर मिला है। तो ये मुझे ऐसा लगा एक थीम है जो चलेगी पूरे साल, और यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये केईसी, इवन मुझे कैपिटल गुड्स सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रांसमिशन लाइन में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इनको ऑर्डर्स मिलने ही वाले हैं। तो ये चारों, रेलवे, डिफेंस, इवन ट्रांसमिशन, यहाँ आई थिंक आप अच्छी नजर रख सकते हैं। ठीक है, रेलवे, डिफेंस, ट्रांसमिशन, यहाँ पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। और आज वहाँ पर हम देखने की तेज़ी दिख भी रही है। बाजार तो वैसे साइडवेज है एक रेंज में। अगर पिछले हम घंटे भर की बात करें, घंटे भर हो गए शो की शुरुआत किए हुए, लेकिन निफ्टी वही 80 अंक ऊपर है। थोड़ी सी तेज़ी हम और देख रहे हैं, लेकिन अपने रेंज में ही है। निफ्टी बैंक में करीब 88 अंकों की तेज़ी, लेकिन 0.25% से भी कम की तेज़ी आज निफ्टी बैंक में है। तो निफ्टी बैंक भी रेंज में है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और वो भरपूर है। मिड कैप में आज हम देख रहे हैं कि माहौल फिर से थोड़ा गर्म होता हुआ दिख रहा है। एक और शेयर पर नजर डालेंगे जो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा महंगा तो है, बट ऐसे सेगमेंट में है कि ग्रोथ वाले स्टॉक्स कहे जाते हैं। ये पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार 5.25% के आसपास की तेजी है। हरीश जी, आप जरा पीवी फिनटेक को लेकर व्यू दीजिए। हमने 2200-2300 रुपए के आसपास के लेवल देखे हैं, लेकिन वहां से जब गिरा तो रिकवरी में थोड़ा समय बिताया, 1700 के आसपास फंसा, फिर चला तो 1800 रुपए के आसपास। महीने भर में अगर देखेंगे तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि 1800 के आसपास फंस रहा था। आज का मूव तगड़ा है, 5% तेजी, और देखिए किस तरह की रिकवरी है इंट्राडे में अपने निचले स्तर से। क्या लेवल आप देख रहे हैं, और क्या इस तेजी के बाद भी लॉन्ग ऐड करनी चाहिए, या फिर जिनके पास हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बस वो बने रहें? अभिषेक जी, जिस तरीके से जो न्यू एज कंपनीज का मूवमेंट दिखने मिल रहा है, स्विगी हो, पीवी फिनटेक हो, मुझे लग रहा है कि सब में सब स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ है लास्ट 2-3 दिन से। मुझे लग रहा है कि अगर पीवी फिनटेक की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में था और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा था, जाके 200 डे एवरेज जो है 1700 के अराउंड ही था। तो आज के सत्र में ऑलमोस्ट 5.5% का गेंस दिखाई दे रहा है पीवी फिनटेक में। मुझे लग रहा है कि आज ही फिर से एक बार मोमेंटम बिल्टअप हुआ है स्टॉक प्राइस में और वॉल्यूम के साथ मूव हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर किसी को बाई करना चाहते हो बिल्कुल बाई भी कर सकते हो, फ्रेश लॉन्ग्स। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 2020 के आसपास जब पहला टारगेट रहेगा उसके ऊपर निकल रहा है तो 2160 के अराउंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट टारगेट बनेंगे। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ही एक जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू भी रहेगा आगे भी, और 1700 का स्टॉक के साथ मेंटेन करना चाहिए इस स्टॉक को। ठीक है, 1700 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रहिए। पीबी फिनटेक 5% की शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, 3 बज गए हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम केईसी इंटरनेशनल की चर्चा कर रहे थे, उसी ग्रुप की कंपनी है पावर स्पेस में CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिक। तो उसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। आज 4-5% की तेजी है, वहां पर भी देख रहे हैं, अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर 24,635 के लेवल्स पर निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 100 अंकों की मजबूती। सेंसेक्स में भी 350 अंकों की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, और साथ ही बेंचमार्क्स के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी खासी तेजी के बीच ही कामकाज। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी का मूड है। आज के सत्र में फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ में बाजार ने इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि दिन भर में ही स्लो एंड इवेंचुअल, लेकिन बाजार ने तेजी की चाल पकड़ी और इस वक्त तो
बिल्कुल रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं बाजार क्लोजिंग की तरफ कितनी मजबूती दिखाता है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और मार्केट एट 3 सेगमेंट का वक्त हो चुका है। हमारे साथ मार्केट एट 3 में हमारे एक सहयोगी जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं खबरें क्या हैं आज। बताइए आनंद, क्या खबरें आई हैं ड्यूरिंग द सेशन, क्या कुछ है आपके रेडार पर? जी हाँ मानसी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में करीब 80 से 90 अंकों की तेज़ी दिख रही है, तो वहाँ सपोर्ट मिल रहा है दिग्गज कंपनियों से। रिलायंस में करीब 1.5% की आज तेज़ी दिख रही है। साथ ही साथ HDFC बैंक भी 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, तो बाज़ार को यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम आज ज़्यादा कहाँ दिख रहा है। ABFR यानी कि आदित्य बिरला फैशन के शेयर में ब्लॉक डील के चलते 11% की गिरावट आज है और यहाँ औसत से 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। साथ ही साथ रेलवे शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी दिख रही है। इरकॉन के शेयर को देखें तो 14% ऊपर कारोबार कर रहा है और यहाँ भी औसत से 17 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। ग्लैंड फार्मा पर एक खबर है, कंपनी ने नया इंजेक्शन लॉन्च किया। नए इंजेक्शन को US FDA से मंजूरी मिली है और ये जो इंजेक्शन है वो हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। शेयर में इसी के चलते 2 से 2.5% की तेज़ी आज दिख रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी पर भी एक अपडेट है। मारुति सुजुकी ने अपने सोलर क्षमता में 30 मेगावाट का जो है कैपेसिटी और जोड़ा है, क्षमता विस्तार किया हुआ है और साथ ही साथ खारखोड़ा और मानेसर में नया प्लांट भी शुरू किया है। इसी के चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है। अंत में बात कर लेते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। जुबिलेंट फूड पर सिटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पर सिटी ने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 805 रुपये का। साथ ही साथ ये देखने मिला है कि कमज़ोर डिमांड के बावजूद भी LFL यानी कि लाइक फॉर लाइक में ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ कंपनी जो है डोमिनोज के स्टोरों में विस्तार कर रही है। इसी के चलते शेयर में आज 4% की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो ये सारे शेयर्स थे जिनमें 3 बजे तक एक्शन आज दिख रहा है। शुक्रिया, ये सारे एक्शन वाले स्टॉक्स खबरों के दम पर जहां एक्शन ही हमें बताने के लिए। एक्शन तो इनफैक्ट पूरे के पूरे बाजार में है इस वक्त और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें फ्रॉम लार्जर कंपनीज, बड़ी दिग्गज प्लेयर्स की अगर बात करें, सबसे आगे भारतीय एयरटेल का स्टॉक इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी। HDFC बैंक में मजबूती के साथ कामकाज। रिलायंस, इन्फोसिस और डिविस लैबोरेटरीज के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ चुनिंदा IT प्लेयर्स हैं और साथ साथ कुछ एक तमाम बैंक्स भी हैं जहां से बिकवाली हावी जरूर हो रही है, जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड। TCS और LNT जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती की दौड़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। रिलायंस पर 1425 के लेवल्स पर एक टेक होना चाहिए इस वक्त करीब 1.5% की तेजी के साथ। बुलेटिन की शुरुआत में जैसे हमने देखा था वहां से और ज्यादा बढ़त पर कामकाज करता हुआ रिलायंस का स्टॉक 1424 के लेवल्स पर 1425 के स्तर। एक बार हरीश आपसे जानना चाहेंगे, रिलायंस में मजबूती है, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड है, यहाँ से टेक्निकली आगे लेवल्स क्या वॉच आउट करने चाहिए? बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा जाए तो रिलायंस में लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में, जैसे मार्केट में कंसोलिडेशन था, निफ्टी रिलायंस में भी ऑलमोस्ट एक रेंज में ही था। लेकिन आज के सत्र में देखा जाए तो स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे लेवल से बाउंस बैक करने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड पैटर्न दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके 1480 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं 1-2 दिन में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि और दूसरा चीज, मेजर चीज देखने चीज है कि गोल्डन क्रॉसओवर जो बोलते हैं टेक्निकल में, वो हो चुका है 2-3 दिन पहले का सेशंस में। तो ये एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो का पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है रिलायंस में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि रिलायंस पॉजिटिव ट्रेंड में ही है और इमीडिएट बेस में स्टॉप लॉस देखा जाए तो 1398 का लेके चलना है। 1398 के ऊपर जब तक टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम में रहेगा और किसी के पास होल्ड ले तो बिल्कुल बाई है, तो किसी के साथ होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1475 का ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट्स और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1398 का। सो ये एक राय, अगर पोजीशन है बिल्कुल होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। रिलायंस में अच्छी तेजी की चाल। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए और इस स्टॉक में भी एट डेज हाई मोमेंटम आज देखने को मिला है, करीब 3-3.5% तक की तेजी
और ये मोमेंटम इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS कैटेगरी स्टॉक्स की अगर बात करें तो अपन एक टेक आपसे इस पूरे के पूरे स्पेस पर जानना चाहेंगे, बिकॉज डिक्सन टेक्नोलॉजीज में तो आज इस वक्त 4% का अप मूव देखने को मिला है, लेकिन इस पूरे स्पेस में डेवलपमेंट कई सारे हो रहे हैं और आगे भी फोरफ्रंट अगर आप देखें फॉरवर्ड लुकिंग कई सारे डेवलपमेंट्स की खबर है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इन पर्टिकुलर इनके नतीजे काफ़ी अच्छे थे और इसके ठीक बाद ब्रोकरेजेस के रेडार पर था ये स्टॉक। ब्रोकरेजेस के मिले जुले स्टांस थे। फंडामेंटली ये पूरा स्पेस और इन पर्टिकुलर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर अगर कोई राय बन रही है तो आप बताइए। EMS स्पेस तो बहुत ही अच्छा स्पेस है और जिस तरह से ये टैरिफ वॉर का चल रहा है और चाइना +1 पॉलिसी होगी तो ऑफ कोर्स एप्पल जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ पूरा प्रोडक्शन होगा और आगे जाके काफी सारी कंपनीज जहाँ शिफ्ट हो सकती है। अभी देखना पड़ेगा US और इंडिया का कब ट्रेड एग्रीमेंट होता है, लेकिन काफी सारी कंट्री सोच है यहाँ प्रोडक्शन शिफ्ट करने और उसमें खास करके EMS को बड़ा फायदा होगा। PLI स्कीम का बहुत फायदा हो रहा है EMS सेक्टर को और ऑफकोर्स डिक्सन इसमें नंबर 1 है, लेकिन पूरा सेक्टर अगर देखो सेमीकंडक्टर EMS यहाँ एक तरह से एक अच्छी खासी वेव आएगी और काफी सारी कंपनीज को फायदा होगा। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जो आपके रेडार में रहना चाहिए हमेशा। अभी हम लोग डिक्सन की बात करें तो ऑफकोर्स जब भी देखो वैल्यूएशन हमेशा हाई लग रहा है मेरे को, क्योंकि 150 का भी बहुत रीजनेबल तो नहीं है और इस लेवल पे हमेशा डर ही लगता है कि इस लेवल पे लेके ना ले। ऑफ कोर्स इनका ग्रोथ जबरदस्त है, जिस तरह से ना वो ग्रोथ देते हैं तो दैट्स वो पूरा वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन इस लेवल पे हाई वैल्यूएशन लेने पे ऐसे फंडामेंटल एनालिस्ट नो मुझे हमेशा डर लग रहा है। सो मैं इसको अवॉइड करूं, लेकिन मैं ऐसा बोली ना कि डिक्सन अच्छी कंपनी नहीं है। एट डिप्स आप बाय कर सकते हो, लेकिन इस लेवल पे अभी भी मुझे वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। वैल्यूएशंस हाई है, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए फंडामेंटल नज़रिया इस वक्त क्लियरली पॉजिटिव है एंड अदरवाइज ऑल्सो काफ़ी हद तक EMS स्पेस जो है वो फोकस रेडार पर है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन 21 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र को लेकर पूरी की पूरी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं। प्रकाश, 12 अगस्त तक चलने वाला है मॉनसून सत्र और मोदी सरकार 3.0 के 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला सत्र है। देखिए, ये सेशन कई मायनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हंगामेदार रह सकता है, क्योंकि आप देखिए जैसा कि आपने जिक्र किया मोदी गवर्नमेंट 3.0 के बाद ये पहला पार्लियामेंट सेशन, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला पार्लियामेंट सेशन है, लिहाजा इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑपोजिशन पार्टीज़ लगातार सरकार से इस बात की डिमांड कर रही हैं कि वो स्पेशल सेशन बुलाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो। थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात की जा रही है, जो कि US गवर्नमेंट लगातार इस बात को क्लेम कर रही है और हमारी गवर्नमेंट ऐसे किसी भी इन्वॉल्वमेंट को नकार रही है, लिहाजा अपोजिशन पार्टीज ये चाहती हैं कि सरकार एक स्पेशल सेशन बुलाए जहां इस मसले पर चर्चा हो। सरकार ने स्पेशल सेशन तो नहीं बुलाया, लेकिन मॉनसून सेशन की घोषणा ज़रूर कर दी, तारीखों का ऐलान ज़रूर कर दिया। तो ये सेशन इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार भी इस बात को लेकर तैयार है कि अपोजिशन पार्टीज अगर दबाव बनाती हैं तो तमाम पहलू पर वो चर्चा कर सकती है। लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट सेशन रह सकता है। इसके अलावा दूसरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन सरकार ला सकती है। इस बात की तैयारी शुरू कर दी गई है कैश रिकवरी केस में, जैसा कि आपको पता है। लिहाजा सरकार ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन पार्टीज़ के साथ इस मसले पर सहमति बनाई जाए और जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये सेशन काफ़ी अहम है क्योंकि कई इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि मानसून सेशन में पेश किया जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है। कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और सरकार इसको पेश कर सकती है। इसके अलावा IBC अमेंडमेंट बिल भी है जिसके जरिए सरकार कुछ सुधार करना चाहती है, खासकर IBC के सेक्शन 31(4) में, जिसमें कि जो रेजोल्यूशन की प्रक्रिया होगी ज़्यादा आसान होगी, CCI के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर सरकार ये चाहती है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है IBC प्रोसेस में बनी रहे और इस बात को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और 21 जुलाई से मानसून सेशन की शुरुआत हो रही है और ये सेशन कई मायनों में खास रहने वाला है।
बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। और मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को होगी, लेकिन उससे ठीक पहले पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट और साथ ही बिजनेस स्टैंड पॉइंट के लिहाज से ये सत्र कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसके मायने आप बता रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरें भी हैं जो आपसे समझनी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बातचीत, खबरें और स्टॉक्स का एक्शन जारी रहेगा। नितेश श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। अब चलते हैं हरीश के पास। हरीश, आपके कोई STBT BTST ट्रेड है आज? मेरा STBT एक स्टॉक है जो रेलवेज में जिस तरीके से आपने आज बाइंग दिखा हुआ है, मुझे लग रहा है टेक्समैको रेल है। अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है ऊपर की ओर जाने का। तो ऊपर मुझे लग रहा है कि टारगेट्स 185 तक मुझे BTST के लिए देना चाहता हूँ, और 185 का टारगेट्स के लिए बाइंग करना चाहिए, और स्टॉप लॉस मैंने करना चाहिए 165 का कल के लिए। BTST ट्रेड में टेक्समैको रेल है हरीश के पिक का। तपन, यहाँ पे केमिकल स्पेस में बहुत जो है एक्शन आ रहा है, खास करके एग्रोकेमिकल खेमे में। यहाँ पे PI इंडस्ट्रीज़ का एक बार चार्ट लेके आते हैं तो इनके जो क्लाइंट है बड़े कुमाई और ऑफकोर्स इनके कंपटीटर या पेयर कहेंगे, उन्होंने अपनी गाइडेंस को बढ़ा दी है पूरे साल की। और देखिए यहाँ पे स्टॉक अभी भी मेंटेन करके रखा है, 4% के ऊपर है। तपन, एग्रोकेमिकल सेगमेंट में ऑफकोर्स एक बुलिश नज़रिया भी बन रहा है। UPL में भी थोड़ी मोमेंटम आई। एक बार UPL का चार्ट भी दिखाते हैं डायरेक्टर साहब। यहाँ पे भी मोमेंटम आया, स्टॉक 1% के ऊपर ट्रेड कर रही है और अभी भी मेंटेन करके रखा है। एग्रोकेमिकल स्पेस पे कुछ ग्रीन शूट्स आ रहे हैं। डोमेस्टिकली तो हमें पता है क्या रीजंस हैं, मॉनसून आया है और ऑफकोर्स फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी तेज़ी एक देखने मिली है। इंटरनेशनली ऑल्सो प्राइसिंग में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है। तो तपन जी, ज़रा एग्रोकेमिकल स्पेस में बताएं, यहाँ पे ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, 1-2 क्वार्टर तक ये लास्ट करेंगे? पहले वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स जैसे आपने बोला मॉनसून तो अच्छा रहेगा तो उनके लिए फायदा है। और देखो, एक जो खतरा हमेशा रहता है वो चाइना के एंड से रहता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, क्या वहां से डंपिंग होगा। अगर वहां से केमिकल का कुछ भी डंपिंग चालू हुआ, ऑफकोर्स स्पेशलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसमें। तो वो एक हमेशा केवियट रहेगा कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन अभी जो PI इंडस्ट्री का ये जो जिस तरह से आज का जो माहौल है, तो वो एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये स्टॉक काफी गिर गए थे, दीपक नाइट्रेट, PI इंडस्ट्री, UPL। तो एक थोड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ से सब सही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बिग ड्रैगन इज स्टिल स्लीपिंग। वो जब अगर डंपिंग चालू किया तो ओवरऑल केमिकल सेक्टर में प्रॉब्लम होगा, तो मुझे वहां डर ज्यादा लग रहा है। तो ये अगर आप थोड़ा मोमेंटम प्लेइंग करो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा लॉन्ग टर्म मुझे बुलिशनेस अभी भी इस सेक्टर में दिख नहीं रहा है। मैं तो भी 3 महीने राह देखूंगा किस तरह से US और चाइना का ट्रेड डील जा रहा है, और चाइना किस तरह से डंपिंग कर रहा है, प्लस मॉनसून सर्व कर रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म खेल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी नहीं है। फिर ये व्यू बाजार में देखिए थोड़ा सा लगा कि नहीं फ्लेवर चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रेशर बन गया और निफ्टी फिर वही 70-80 अंकों के आसपास की तेज़ी पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अभी तेज़ी हो गई थी 120-130 अंकों के आसपास की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सेलिंग प्रेशर फिर से आ गई। निफ्टी अगेन 70 अंकों की तेज़ी पर कारोबार हो रहा है। राहत की बात यह है कि 3 सत्र की हमने कमजोरी देखी है, आज उस कमजोरी पर कम से कम ब्रेक लगने के संकेत मिल गए हैं। 24,600 के आसपास है निफ्टी, और हमने आपको शो की शुरुआत में बताया था कि 24,600 बड़ा क्रिटिकल लेवल है। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो पुट और कॉल, उस स्ट्राइक की दोनों पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं दोनों साइड पर। तो वहाँ पर थोड़ी रसाकशी चलेगी, देखते हैं कब तक खिंचती है ये। लेकिन आज के जो ज़्यादा डैमेज करने वाले शेयर हैं जरा उनको भी लेकर आइए। स्पार्क की जो गिरावट है वो हो गई है करीब 20% के आसपास की। स्पार्क जो कि सन फार्मा की रिसर्च वाली कंपनी है, अलग से लिस्टेड है, 20% नीचे है और ये अब ये सर्किट पर जाके लॉक हो गया है। 156 रुपये का आसपास का भाव है। इनकी देखिए जो एक क्रूशल दवा थी जिसका काम आना था सोराइसिस और एक्जिमा के इलाज में, उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे फेज़ 2 के, और जो परिणाम चाहिए होते हैं दवा की मंजूरी के लिए या फिर आगे उसके इस्तेमाल के लिए, वो क्लिनिकल ट्रायल में वो रिजल्ट नहीं मिला, फिर उस क्लिनिकल ट्रायल को बंद कर दिया है और इसके चलते ये शेयर आज गिरावट का शिकार हुआ है।
एक और गिरने वाला शेयर ABFRL, इसमें 8.8% इक्विटी की ब्लॉक लगी आज, और ये शेयर भी आज का कह सकते हैं कि बिग एक्सीडेंट है। ये करीब 10-11% के आसपास से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं रेलवे शेयर। इरकॉन में 13% की तेजी हो गई है और बेहतरीन आज ये सत्र बीत रहा है। और इरकॉन के अलावा अगर आप देखेंगे RVNL, IRFC, राइट्स, ये तमाम शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिफेंस, PSUs और हम देख रहे हैं कि रेलवे यहाँ पर बड़ा मजबूत एक्शन बाजार में है, जबकि आज रेंज के बाजार में आज हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। फार्मा स्पेस की कंपनी पर जरा व्यू लेते हैं। GSK फार्मा, GlaxoSmithKline, अच्छी रिकवरी आज दिन के लोअर लेवल से है। एक व्यू चाहिए इस पर आप पर हरीश जी। GSK फार्मा किस तरह की मूव आप देख रहे हैं? देखिए लास्ट आवर के ट्रेड में कैसे मोमेंटम बिल्ड हुआ है शेयर में। बिल्कुल अभिषेक, की जिस तरीके से देखते हैं ना, आज के दिन ऑलमोस्ट 6.5% का गेंस दिखा रहा है ग्लैक्सो फार्मा। अगर टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक प्राइस। आज के दिन फिर से एक बार मोमेंटम पकड़ा हुआ है स्टॉक। मुझे लग रहा है कि इसका क्लियर कट एक ब्रेकआउट है स्टॉक में, एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना के चल रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म में दिख रहे बाइक होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म हाइस का, तो मुझे लग रहा है कि एक क्लियर ब्रेकआउट है इसमें। और ऊपर की ओर अगर देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि 3850 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक यहाँ से ऑलमोस्ट 4 से 5,000 का प्राइस भी देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो करंट लेवल्स पे किसी को बाइंग है ऑलरेडी तो होल्ड करना चाहिए, और किसी को फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो मुझे लग रहा है 3,200 का स्टॉक के साथ बिल्कुल अभी भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज ही एक ब्रेकआउट दिया है। मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन में रहेगा कल और परसों के दिन भी इसमें। के फार्मा को लेकर ये व्यू हो गया। 65 अंकों की तेजी निफ्टी में, 68 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में। प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो फर्क है, अंडर परफॉर्म कर रहा आज निफ्टी बैंक। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट में हम देख रहे हैं कि मजबूती बनी हुई है। ट्रेंड पर एक व्यू चाहिए। ट्रेंड पे हमने लोअर लेवल से रिकवरी तो देख रहे थे। आज ट्रेंड जो है निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। हरीश भाई, ट्रेंड क्या और गिर सकता है? क्या प्रॉफिट टेकिंग और होगी इसमें? अगर याद करें तो हम लोग ने बात करते हैं 5750 का रेजिस्टेंस जोन था, तो ऑलमोस्ट अब उसी लेवल के आसपास आया था 2-3 दिन पहले। तो वहां से फिर से एक बार नीचे के रूप देख रहा है ट्रेंड। सो जब तक ये क्रॉस नहीं करता है 5750 का लेवल्स, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज वीकली डाउनसाइड का ही ट्रेंड रहेगा ट्रेंड में। और अभी शॉर्ट टर्म में सपोर्ट की बात करते हैं, शॉर्ट सपोर्ट जो बन रहा है अभी फिलहाल के लिए 5500 के अराउंड है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के थोड़ा लो ट्रेडिंग जोन में है, मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बाइंग किया हुआ है ऑलरेडी तो होल्ड करना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग थोड़ा अवॉइड करूंगा फिलहाल के लिए ट्रेंड में। ट्रेंड पे इंपॉर्टेंट कॉल्स जो है हरीश के। लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर RCB के विजय रथ शानदार जीत के बाद दमदार जश्न, टीम के वेलकम करने का उमड़ा जन सैलाब आ रहा है। चलिए कुछ लाइव विजुअल्स देखते हैं क्या आ रहा है बेंगलुरु से। ये देखिए यहाँ पे टीम बस आ चुकी है और इसमें ऑफ कोर्स विक्टोरियस टीम जो है बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो है लगता है कि 5 बजे विक्ट्री पैरेड होने वाली है, जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज आ रहा है। और 6 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो है ऑफ कोर्स देखा जाएगा कि पूरी जो टीम है सेलिब्रेट करेगी ओपन बस में। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरी टीम सपोर्ट स्टाफ जो है विक्ट्री लैप या विक्ट्री पैरेड जो कहते हैं वो पूरे बेंगलुरु में करेंगी। तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक वहाँ पे थम जाएगा और जो सेलिब्रेशंस है, और विराट कोहली जो पहली बार IPL जीते 18 साल में, वो सेलिब्रेशंस भी फोकस में रहेगा। अभिषेक यहाँ पे मोमेंटम बहुत अच्छा लग रहा है RCB का, और आज सेलिब्रेशंस भी देखने को मिलेगा। शरद, बनता है सेलिब्रेशन। ये 18 साल का लंबा वेट किया है और आप देखिए चौतरफा बधाइयों का दौर जारी है RCB की टीम के लिए और विराट कोहली के लिए। वो विराट कोहली का कल हमने इमोशनल मोमेंट भी देखा।
हमने तो ज़्यादातर तस्वीरें देखी हैं उनके अग्रेसिव बिहेवियर की। कल हमने उनकी आंखों में आंसू देखे। 18 साल का लंबा इंतज़ार, मतलब जिस फ्रेंचाइजी के साथ वो जुड़े उसी फ्रेंचाइजी के साथ वो खेलते रह गए। और मतलब देखिए कल ना विजय माल्या तक के ट्वीट आ गए कि मैंने ही टीम बनाई थी, मैं ही कोहली को लेकर आया था, मैं ही गेल को लेकर आया था, मैं ही एबी डिविलियर्स को लेकर आया था। तो सारे उत्साहित थे। और निश्चित तौर पर बेंगलुरु के जो फैंस हैं, विराट कोहली ने भी कहा कि फैंस ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तो आज सेलिब्रेशन तो बनता है, लेकिन शरद बेंगलुरु में ट्रैफिक बड़ा खतरनाक वाला होता है। आज तो फिर शाम को तो फिर जिसको कहीं जाना है तो थोड़ा अर्ली प्लानिंग करनी पड़ेगी। ट्रैफिक का तो क्या कहना, सुना है कि मुंबई के ट्रैफिक को बीट करता है बैंगलोर का ट्रैफिक। और ये भी तो सुना ही है हमने अभिषेक के बैंगलोर के तो एयरपोर्ट से सिटी तक पहुंचने के लिए कितना समय लग जाता है। लेकिन हाँ, शानदार जश्न, दमदार जीत है तो फिर जश्न भी शानदार होना चाहिए। और विक्ट्री परेड पर सभी की नज़र रहेगी। इस वक्त आप देख भी रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जश्न की तैयारी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम जो है खुशी में उमटी हुई। और ऑफ कोर्स फैंस भी इसे वॉच आउट ज़रूर करेंगे, हम भी इसे वॉच आउट ज़रूर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई कंपनियों में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। ये एक ट्रेंड है जो कि नज़र आया, इसे हमने ऑब्जर्व किया है। और जिन कंपनियों में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई है उसमें अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी घटना मतलब प्रमोटर का भरोसा उन कंपनी से हटना। क्यों हटा रहे हैं हिस्सेदारी और ऐसी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट पहले और उसके बाद आपकी रणनीति उन कंपनियों में क्या होनी चाहिए। अगर आपने पोजीशन बनाई है उन कंपनियों में तो फिर आप क्या करेंगे, क्या इन कंपनियों में बने रहें या फिर निकल जाएं। सवाल बड़ा है, इसका जवाब कल आपको मिलेगा। इसी पर 12:30 बजे कल आपके लिए खास शो हम लेकर आ रहे हैं, प्रमोटर ने बेचा क्या करें आप। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और हम इसमें आपको रिसर्च कर बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां जहां प्रमोटर जो है अपना स्टेक बेच रहे हैं और फिर उस पर आपको क्या करना चाहिए। इस खास पेशकश के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। और बाजार बस क्लोज होने वाला है, लेकिन हरीश एक क्विक टेक आज के सत्र में जिस तरह से हमने देखा आज सुबह से लेकर अब तक आपने जिन स्टॉक्स को वॉच आउट किया था उन स्टॉक्स पर किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। और कोई BTST STBT ट्रेड अगर आप लेकर जाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से आते हैं तो क्विकली बताइए। से जिस सत्र देखा जाए तो मार्केट में अभी भी कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन है, लेकिन क्लियरली अभी तक ब्रेकआउट कुछ नहीं है। कल वीकली एक्सपायरी है, परसों RBI का इवेंट है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ओपन पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। हाउएवर मैंने एक कॉल दिया था अभी BTST के टेक्स मैकअप में, तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ बाइंग के लिए कंटिन्यू रहूंगा मेरा। और ऊपर 185 का टारगेट्स बनेंगे मेरा और स्टॉप लॉस 165 का रहेगा टेक्स मैकअप रेल में। सारे स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स ही फोकस रेडार पर हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर। लेकिन बाजार की क्लोजिंग की तरफ अब बढ़ते हैं और आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा और काफ़ी बढ़िया तेज़ी मजबूती भी रही और काफ़ी समय के बाद इनफैक्ट यूँ कहेंगे कि खबरों की भरमार थी। यूँ कहेंगे कि रिजल्ट सीज़न तो ख़त्म हो चुका, लेकिन उसके बाद भी ढेर सारे ट्रिगर्स थे और बाजार में एक्शन पैक कामकाज देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक भी हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। एक हाथ सेक्टर को अगर छोड़ देंगे उसके अलावा हर सेक्टर में तेज़ी की चाल थी। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छा नजरिया। इंडेक्स पर आज सुबह सुबह हम ये भी बता रहे थे कॉशियस अप्रोच रखिएगा, लेकिन इंडेक्स ने आज परफॉर्म कर दिखाया और अच्छी मजबूती के साथ बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स में भी ट्रेड देखने को मिले। लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में निफ्टी की तरफ से गेंस जो हैं थोड़े फ्रिजल आउट होते हुए ज़रूर नजर आए, लेकिन 24,620 के लेवल्स के आसपास यानी कि 24,600 के इर्द गिर्द ही क्लोज होने की तैयारी में निफ्टी। बैंक निफ्टी ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट की ब्रेथ और फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर लगातार नजर रखेगा। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है और इंडिया विक्स फेयर इंडिकेटर में जहां लगातार स्पाइक्स नजर आ रहे थे सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्लियरली वहां से रिलीफ जो है वो देखने को मिली। सेक्टोरल वॉच बाजार के अगर देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा हर सेक्टर में अच्छी तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। डिफेंस का खेमा और शिप बिल्डिंग स्टॉक का बात इनकी होनी ही चाहिए। शिप बिल्डिंग स्पेस में अच्छा खासा एक्शन। मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिला।
मिड कैप स्पेस में डिफेंस से जुड़ी कंपनियों में अच्छा एक्शन, स्मॉल कैप स्पेस में डिफेंस से जुड़ी कंपनियों में अच्छा एक्शन देखने को मिला और इन्हीं स्पेस में ब्रॉडर मार्केट्स में रेलवे काउंटर्स में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। आरवीएनएल, रेलटेल, राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी रेलवे काउंटर्स की रफ्तार जबरदस्त आज के सत्र में देखने को मिली। आज सुबह ब्लॉक डील की खबरें आई और ब्लॉक डील से एक्सपेक्टेशन ये थी कि हो सकता है कि एक फ्रिक्शन मार्केट में नजर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आया। ऑफ कोर्स ब्लॉक डील जिन जिन स्टॉक्स में थे वहां पर हमने कुछ हद तक इंपैक्ट जरूर देखा। एबीएफआरएल का स्टॉक देखिए, एबी फैशन, टाटा टेक्नोलॉजीज, अल्केम लैब में ब्लॉक डील्स हुई, उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को जरूर मिला। लेकिन इसके अलावा मार्केट का टेक्सचर काफी पॉजिटिव। रिलायंस मेजर आप देखिए 1421 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेजी के साथ मजबूती की चाल दिखाते हुए। वहीं क्विक कॉमर्स स्पेस में न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का लगातार एक्शन देखने को मिला और कह सकते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेसेस ने कमबैक भी किया है। इटर्नल, स्विगी करीब 3-3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक्स में भी कामकाज। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे न्यूज फ्लोज के चलते लगभग सारे सेक्टर्स पॉकेट्स में अच्छा एक्शन। एक आध सेक्टर पॉकेट और स्टॉक में जहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लोज थे वहां पर डाउनसाइड मूव्स भी देखने को मिले। पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक ने 4% की तेजी दिखाई। ऑफकोर्स यहां पर भी जापान की सहयोगी कंपनी के साथ जो केमिकल गाइडेंस बढ़ाने की खबर आई उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखा। और इसके अलावा स्पार्क का स्टॉक आज गिर गया क्योंकि यहाँ पर इनकी एक दवा की क्लिनिकल ट्रायल जो थी उसे फेल होने की खबरें आती हुई दिखी और सेटल 20% की गिरावट के साथ काफी ज्यादा झटका लगा स्पार्क के स्टॉक को इस खबर का। मार्केट की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर है। पॉजिटिव क्लोज मार्केट 55,665 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी में करीब 65 अंकों की मजबूती, 24,620 पर करीब 77 अंकों की मजबूती। निफ्टी में सेंसेक्स भी 250 अंक तेजी के साथ क्लोज होता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन। इनफैक्ट बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स में आज आउट परफॉर्मेंस थी और ये आउट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेशन और सेशन क्लोज होते होते भी जारी रही। अच्छा खासा एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव और फियर इंडिकेटर की तरफ से कंसर्न्स जो है धीरे धीरे कम होते हुए। सो वेरी पॉजिटिव सेशन। आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है और फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के सेशन में क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। इस पॉलिसी से ठीक पहले हम देख रहे हैं मार्केट का टेक्सचर जो है काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हरीश और दपन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग कॉल को तो हम यहीं समेटेंगे। मुझे और शरद को आप दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते निवेश